रिलेशन, जिसने मॉर्निंग की क्लास नहीं अटेंड करी हो वो वीडियो देख ले। उस क्लास की वीडियो मैंने भेज दी है पहले पार्ट में, इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 1 जो सुबह पढ़ाया था। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, इससे पहले का पार्ट 1 में है। जो वीडियो है इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 1 उसमें है, यहां पे छोड़ा था हमने। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों में रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है ना। अब जरा देखिए, हमने क्या बताया था कि कंडक्टर है और जब तक हम इस कंडक्टर को किसी भी सोर्स से, जैसे सेल या बैटरी, उससे कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जिगजैग मोशन में रहेंगे, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी 0 आती है। और जब एवरेज वेलोसिटी 0 है तो करंट 0 होती है। इसलिए करंट 0 होती है जब तक सेल से कनेक्ट ना करो। करंट, इलेक्ट्रॉन तो तब भी थे, पहले भी थे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे थे? जिगजैग, क्योंकि वो अपने पॉजिटिव आयन से टकरा रहे थे। इस वजह से उनकी मोशन जिगजैग थी और एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही थी। और जब एवरेज वेलोसिटी 0 है तो करंट भी 0 थी। लेकिन जब आपने इसको सेल से कनेक्ट करा तो सेल ने क्या किया? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल ने इसको पॉजिटिव बना दिया और नेगेटिव टर्मिनल ने इसको नेगेटिव बना दिया। नेगेटिव बना दिया तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। ये पॉइंट्स बारीक बारीक जो है ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये बताओ सेल ने क्या दिया? 4 ऑप्शन दे दिए। सेल ने दिया इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे इन सब पर फोर्स लगा, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया। कैसे फोर्स लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और ये सब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलने लगे। एंड वो डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स वेलोसिटी से फिक्स डायरेक्शन में चलने लगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब मान लिया ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है। तो सेल लगाने से पहले इसकी स्पीड क्या है? u1 u2 u3। लेट u1 u2 u3 और un be the velocity of free electron
फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बिफोर यूजिंग सोर्स। सोर्स को यूज करने से पहले ये वेलोसिटी है। तो जब हमने बताया सोर्स यूज नहीं किया हमने, सोर्स का मतलब सेल, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में थे। एज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन जिगजैग मोशन, तो इनका जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना आ रहा था, 0 आ रही थी। इनकी एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही थी, इसलिए u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू un अपॉन n, यानी कि u का एवरेज इनिशियल, क्योंकि सेल लगाने से पहले सब रैंडम मोशन में थे, जिगजैग मोशन में थे, इसलिए उनका जो एवरेज था वो कितना आ गया था, 0 0 आ रहा था एवरेज। लेकिन सेल लगाने के बाद बट v1 v2 v3 vn, ये पहले इलेक्ट्रॉन की है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की है, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन की है, ये nth इलेक्ट्रॉन की है। बी द वेलोसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कनेक्टिंग सोर्स। सोर्स का मतलब वही सेल। सेल लगाने के बाद मान लेते हैं उनकी वेलोसिटी, क्योंकि क्या हुआ, सेल लगाने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई और इन सब पे फोर्स लगा। फोर्स लगने से किधर लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। और ये सब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फिक्स डायरेक्शन में चलने लगे, फिक्स वेलोसिटी से, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सेल लगाने के बाद v1 v2 v3 v4 v5 vn वेलोसिटी हो गई। और सेल लगाने से पहले, सेल कनेक्ट करने से पहले u1 u2 u3 u4 u5 un है। सेल लगाने के बाद v1 v2 v3 vn है। तो इसका एवरेज क्या होगा भाई, क्योंकि अब ये जो एवरेज आया ये तो वो आ गया ना सेल लगने के बाद, और सेल लगने के बाद तो सब एक कांस्टेंट डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे थे, जिसे कह रहे थे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सेल से कनेक्ट करने के बाद सभी फ्री इलेक्ट्रॉन जो पहले जिगजैग डायरेक्शन में थे, वो सेल लगाने के बाद एक फिक्स डायरेक्शन में चलने लगे, एक फिक्स वेलोसिटी से अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको कहते हैं ड्रिफ्ट। तो इसका एवरेज क्या आया, v1 v2 v3 vn का ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। v1 v2 v3 v4 क्या थी, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कनेक्टिंग सोर्स। सोर्स लगाने के बाद, सोर्स का मतलब सेल से कनेक्ट करने के बाद वेलोसिटी v1, पहले इलेक्ट्रॉन की v1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की v2 है, तीसरे फ्री इलेक्ट्रॉन की v3 है, चौथे की v4, nth की vn। तो इसका जो एवरेज आया दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका एवरेज v का एवरेज, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता। तो ये हमने बताया। अब हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करेंगे हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए। देखिए
V इज इक्वल टू U प्लस AT यूज फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। तो V1 इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में होती है ये U, V1 क्या हो गया सेल लगाने के बाद वेलोसिटी, U1 क्या हो गया सेल लगाने से पहले प्लस A और T की जगह τ1 पहले वाले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम। दूसरे वाले के लिए V2 सेल लगाने से पहले U2 रिलैक्सेशन टाइम दूसरे का τ2 है। तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए सेल लगाने के बाद वेलोसिटी V3 सेल लगाने से पहले U3 A τ3, ऐसे आप ऐड करते जाएंगे। और nth के लिए UN प्लस A τn फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन, फॉर nth इलेक्ट्रॉन, सबको आपने ऐड कर लिया। तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V1 V1 प्लस V2 प्लस क्या आ गया यहाँ Vn, और राइट हैंड साइड ऐड करो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN, और A सब में से कॉमन आ गया इसमें से। जब ये ऐड करोगे A इंटू τ1 A इंटू τ2 A इंटू τ3 A कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया τ1 पहले का रिलैक्सेशन टाइम, दूसरे का, तीसरे का, और ऐसे ही n का। अब आपने पूरी इक्वेशन को, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n लिए हैं, तो क्या करें हम डिवाइडेड बाई n, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn डिवाइडेड बाई n। ऐसे यहां पर U1 प्लस U2 प्लस U3 UN डिवाइडेड बाई n, और A यहाँ पे τ1 τ2 एंड τn डिवाइडेड बाई n। पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ से। V1 V2 V3 Vn ये क्या था, ये एवरेज वेलोसिटी थी सेल लगाने के बाद। सेल लगाने के बाद जब हमने सेल से कनेक्ट कर दिया, तब सभी इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में फिक्स वेलोसिटी से चल रहे हैं, V1 V2 V3 V4, इसका एवरेज निकाला, यानी ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गया। और ये हो गया सेल लगाने से पहले एवरेज, और सेल लगाने से पहले U1 U2 U3 U4 UN थी, तो इसका एवरेज क्या आएगा, सेल लगाने से पहले 0 था, ये तो ऐसे ही उतार लिया एक्स, और ये रिलैक्सेशन टाइम का मीन आ गया, इसको आपने टॉ लिख दिया रिलैक्सेशन टाइम के मीन को, यानी कि VD इज इक्वल टू 0 प्लस A इंटू टॉ, ये आ गया। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई आपकी। सेल से कनेक्ट करने के बाद जो पार्टिकल्स की इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी उनका मीन, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। सेल कनेक्ट करने से पहले एवरेज 0 था, ये टॉ आ गया। ठीक है भाई। अब जो हमारा फाइनल आया वो क्या आ गया, फाइनल रिलेशन हमारा आ गया
वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 प्लस ए और ये टॉ। अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन इज, फोर्स होता है क्यूई, और क्यू की जगह हम रख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि वेक्टर में लिख रहे हैं तो क्यू की जगह माइनस ही लिखेंगे। स्केलर में लिखते तो कुछ तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वेक्टर में लिख रहे हैं तो क्यू की जगह माइनस ही। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस क्यों लिया? क्योंकि वेक्टर फोर्स की डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट है। माइनस साइन क्यों लिया? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लग रही है, फोर्स इधर लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। फोर्स क्या होता है? एम ए, यहां से ए आ गया माइनस ई अपॉन एम, ये आ गया एक्सीलरेशन। ये हम उठा के किस में रखें? वन में। वी डी इज इक्वल टू ए टॉ, इसमें रखते हैं। ए की जगह माइनस ई अपॉन एम और टॉ। ये आपका रिलेशन आ गया किस किस में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन अगर हम इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो ई अपॉन एम टॉ, बस ये यूज करेंगे। वेक्टर भी नहीं लगेगा और नेगेटिव का साइन भी नहीं होगा। दिस इज रिलेशन इन वीडी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों में रिलेशन आ गया है। अब अगर हमारे पास ये जो सेल है, इस सेल ने कितना पोटेंशियल दिया इसको? V, और इस कंडक्टर की लेंथ है L, तो ये हमारे पास जो रिलेशन आया VD इज इक्वल टू ई अपॉन एम टॉ। इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गई। दूसरी बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम पहली वीडियो में मैंने बताया था कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दूसरा क्वेश्चन बन गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ा? टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई। अब तीसरी बात, E इज इक्वल टू क्या होता है भाई? V अपॉन एल। V का मतलब वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। ये हम रख दें इसमें, पुट इन वन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई अपॉन एम टॉ। ई की जगह क्या रख दें हम? V पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एल। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी
ये आ गया किसके साथ रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद पोटेंशियल डिफरेंस ये, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं मैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है। तीसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ अगर बढ़ा देंगे कंडक्टर की, अगर हम कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दें, है ना, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ के इनवर्सली है, लेंथ बढ़ा देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेंथ बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कम हो जाएगी। ये सब रिलेशन आ गए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है रिलेशन करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। रिलेशन बिटवीन कैमरा ऊपर कर दीजिए। करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने माना n क्या है? n हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब L यहां पे क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए मान लिया हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो वॉल्यूम कंडक्टर का कितना हो गया? ए इंटू एल। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हुआ? ए एरिया इंटू लेंथ। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसे कह रहे थे हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यानी यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे? एन इंटू एल। यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, तो ए इंटू एल वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटू एल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में देखो एन किसे कह रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? एन। यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है और वॉल्यूम कंडक्टर का है ए इंटू एल। तो यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, तो ए इंटू एल वॉल्यूम में कितने हुए? एन इंटू ए इंटू एल। ये हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन। वो कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर क्या हो गया? एन इंटू ए इंटू एल। इसको आप कैपिटल एन भी कह सकते हो।
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैपिटल एन, टोटल चार्ज मूविंग इन द कंडक्टर। कंडक्टर में जरा देखें कितना टोटल चार्ज मूव कर रहा था, n इंटू ई। चार्ज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई से मल्टीप्लाई कर दो, और n क्या था, n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू क्या थी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इंटू ए इंटू एल। तो n की जगह n इंटू ए इंटू एल, और ये वाला ई आ गया। टोटल चार्ज आ गया कंडक्टर में कितना फ्लो कर रहा था, टोटल चार्ज फ्लोइंग कंडक्टर में कितना फ्लो कर रहा था, कितना मूव कर रहा था। अब करंट कैसे निकलेगी, करंट होती है चार्ज अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी। अब हम देखें टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही थी कंडक्टर में। चार्ज आ गया, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, आई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, क्यू अपॉन टी। अब क्यू तो तुमने निकाल लिया, एन ए, क्यू की वैल्यू ये निकाली है एन ए एल इंटू ई। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई क्या है यहां पर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एल क्या है, लेंथ कंडक्टर की। ए एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का, और एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां रख दें एन ए एल ई अपॉन टी। एन ए एल ई अपॉन टी, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम की जगह डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एन, ये आ गया एन ए एल ई। डिस्टेंस कितनी चल रहा है, जितनी कंडक्टर की लेंथ है एल, और कितनी स्पीड से चला था, इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो स्पीड की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी रख दिया, एल से एल कैंसिल हो गया, आई इज इक्वल टू एन ए ई, और ये वी डी ऊपर चला गया। ये रिलेशन आ गया करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये जो आई है ये नीचे ले जाए, एन ई वी डी, क्योंकि ये आई, ये वाला ए जो था हम ये नीचे ले गए, डिवाइड कर दिया जैसे, आई अपॉन ए क्या बन गया, ये करंट डेंसिटी। आई अपॉन ए होता है करंट डेंसिटी। तो ये आ गया करंट डेंसिटी में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। अब इसी को हम कोरिलेट कर सकते हैं आगे। ये आपका करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आ गया, ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। अब देखिए, अब जैसे J इज इक्वल टू तुम्हारा एन ई वी डी आया। अब कहीं पर हमारा क्वेश्चन कहीं फंस रहा है किसी वजह से, तो हम एन ई वी डी की जगह मान लिया हमने ई अपॉन एम टॉ रख दिया। तो J क्या आ गया, एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम टॉ, रिलेशन आ गया। करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने पर करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी। करंट डेंसिटी
भाई NEVD जो आया था उसमें हमने VD की जगह फॉर्मूला याद होना चाहिए, E कैपिटल E अपॉन M टॉ ड्राइव कराया था, वो रख दो, E स्क्वायर E अपॉन M टॉ। तो देख लो आप, करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने पर करंट डेंसिटी बढ़ रही है, और करंट डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, रिलैक्सेशन टाइम पे, और रिलैक्सेशन टाइम खुद टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने पर भी करंट डेंसिटी कम हो जाती है। तो इस टाइप से कोरिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए अब आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कंडक्टर के लिए। ये केवल किस चीज के लिए है, फॉर मेटेलिक कंडक्टर। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगी। यहां पर एक कांस्टेंट आ गया RI, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब है, जब फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखी जाए। फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी हैं, लेंथ ऑफ द वायर कांस्टेंट हो, रेडियस या एरिया ऑफ द वायर कांस्टेंट हो, वायर को खींचा ना गया हो, स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं हो, कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, ये फिजिकल कंडीशंस हैं। अगर ये सब कांस्टेंट होंगी, वायर की लेंथ कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, स्ट्रेस कांस्टेंट है, स्ट्रेन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो V जो है वो करंट के और V आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बढ़ाएंगे, ये वायर है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगी, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर, टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। ये आप आर क्या कहलाता है, यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस। यानी कि V और I में अगर हम ग्राफ खींचे हैं तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इसका स्लोप क्या बताता है, अब यहां पर V है, यहां पर I है तो अलग आएगा, यहां पर I यहां पर V होगा तो अलग आएगा। स्लोप टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, ये देखो थीटा है ना, तो ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो I अपॉन V, और V अपॉन I होता है R, तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन R, यानी टेन थीटा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस। तो एक नंबर में पूछ लिया इस वाले ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, तो इसका स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस नहीं बता रहा, कंडक्टेंस बता रहा है। लेकिन अगर यही ग्राफ हम ऐसे कर दें, I एक्स एक्सिस पे V, अब फॉर सेकंड फिगर, स्लोप टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भैया परपेंडिकुलर यहां पे देख रहे हैं आप, ये वाला हो गया परपेंडिकुलर V, और बेस हो गया ये I, V अपॉन I R।
वी वाई एक्सिस पे है, करंट एक्स एक्सिस पे है, तो स्लोप क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर उल्टा था तो कंडक्टेंस दे रहा था। तो वी आई ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, या तो रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस, डिपेंड अपॉन ग्राफ। ठीक है, अब इसको हम प्रूव कर रहे हैं ओम्स लॉ। प्रूफ, वी नो I is equal to NEAVD। हमें पता है करंट का फॉर्मूला क्या है, I is equal to NEAVD, और VD की जगह हम क्या रख दें, EE अपॉन M टॉप, यानी कि यह आ गया हमारे पास NE² AE अपॉन M टॉप। यह आ गया। अगर कंडक्टर की E क्या है यहां पर, व्हाट इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड, और N क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बस टाइम होने वाला, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस।